students, welcome to Learners University. I am Rupal Kaur Anand, and in today's video we will discuss conservation of natural vegetation and wildlife. In previous videos I have already discussed land, water, soil, water conservation, natural vegetation and distribution of natural vegetation, and these all are the topics of class 8th chapter 2 of geography social science. So in today's video we will discuss about conservation of natural vegetation and wildlife, and if you haven't watched those videos, I request you to go in the description box and click on the links to watch those videos first. So without wasting any further time, let's get started. सबसे पहले देखो, जब हम बात करें कि हम कंजर्वेशन की क्या ज़रूरत है, हमें मतलब क्यों बचाए हम नेचुरल वेजिटेशन को, अपने आप तो रिप्लेनिश होती है, नेचुरली सब कुछ रिप्लेनिश हो जाता है, तो ऐसा नहीं है. हम कंजर्वेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ा होगा डिफॉरेस्टेशन, सॉइल एरोजन, जितने भी हम अर्बनाइजेशन की वजह से या इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ट्रीज़ कट हुए हैं, डैम्स बने हैं, बड़ी बड़ी जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके पीछे जो भी हमारे नेचर की डिस्ट्रक्शन हुई है उसको बचाने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं. तो हम जैसे कि चेंजेस इन क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, प्लांट्स एंड एनिमल्स. तभी तो आज ट्री, जब हम ऑक्सीजन की बात करें तो ट्रीज़ की ऑक्सीजन की कमी होती है, या हम वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि हमने जो वेजिटेशन के साथ साथ हमारे ये सब का भी धीरे धीरे डिप्लीट होते गई जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज थी. जैसे हमने पढ़ा डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल एरोजन हो जाता है. डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काटना, राइट. एफॉरेस्टेशन पेड़ों को उगाना. तो जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हम जो पेड़ों को काटते हैं, इस वजह से सिर्फ सॉइल एरोजन नहीं होता, इसके साथ साथ ऑक्सीजन की कमी भी होती है, ठीक है. और जब वाटर से न्यूट्रिएंट्स सॉइल से न्यूट्रिएंट्स हट जाते हैं तो प्लांट्स भी ढंग से नहीं उगते. तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ चलते चलते आ जाते हैं हमारी तरफ से, ना, धीरे धीरे चल रहे हैं. तो जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है तो उसके साथ साथ और भी इश्यूज आ जाते हैं. सॉइल एरोजन, सुनामी आ गई तो नेचुरल वेजिटेशन काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ ख़राब होता है, डिस्ट्रक्शन आती है. लैंडस्लाइड्स आती है तो वहाँ पे हमारा जो भी हमारा उस एनवायरनमेंट का एरिया वो डिस्ट्रॉय होगा. फॉरेस्ट, कभी कभी आग लग जाती है फॉरेस्ट में. तो ऑस्ट्रेलिया में हमने पढ़ा है अभी पीछे कुछ केसेस, जो अगर फॉरेस्ट में आग लग जाएगी तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट ही ख़त्म, राइट. तो फॉरेस्ट फायर से लगती है कैसे, जब जो ट्रीज़ बहुत लार्ज ट्रीज़ होते हैं ना, तो गर्मी की वजह से तो फॉरेस्ट फायर लगती है. जैसे सपोज़ मैं ट्रीज़ काट रही हूँ और मैं जितना भी ग्लोबलाइजेशन बढ़ जाता है, सॉरी ग्लोबलाइजेशन कह रही हूँ, ये जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन हमारा बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, उससे हमारा गर्मी, जैसे ग्लेशियर्स मेल्ट होने शुरू हो गए, टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, तो उससे हमारा ये जो गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तो जब ट्रीज़ के लीव्स साथ में रब होते हैं तो उससे फायर जनरेट होती है, तो उससे हम कहते हैं फॉरेस्ट फायर. और एनिमल ट्रेड बहुत बड़ा इशू है. एनिमल ट्रेड, पहले क्या होता था, जब हंटिंग वगैरह अलाउड होती थी, ठीक है, तो धीरे धीरे लोग इलीगल तरीके से भी एनिमल्स को हंट करने लग गए थे या उनका ट्रेड करने लग गए थे. जैसे कई मूवीज़ भी दिखाते हैं जिसके अंदर जो एलिफेंट टीथ है उनका ट्रेड हो रहा है इलीगली. तो पहले तो ये सब लीगल था, तो गवर्नमेंट ने लॉज बनाए इसके अगेंस्ट कि अब एनिमल ट्रेड को कर दो बंद. या देखो कई ऐसे बर्ड्स हैं जो एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है. अभी हम कभी क्लास में पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और रेयर स्पीशीज़, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, ये सब भी अलग अलग हमारे लिस्ट बन चुकी है जिसके अंदर बर्ड्स या एनिमल्स सब कुछ आ रहा है. जैसे हॉर्नबिल होती थी, हॉर्नबिल एक बर्ड होती थी, बट अब वो कहीं नहीं दिखती क्योंकि वो ख़त्म हो चुकी है. तो ये जो एनिमल ट्रेड है ना, इसको भी बंद करना ज़रूरी था. तो गवर्नमेंट ने उठा लिए, उन्होंने तैयारी कर ली, कमर कस ली, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के लिए रूल्स बनाएंगे. तो कैसे कंजर्व करें, इन्होंने नेशनल पार्क बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाए, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए. अब नेशनल पार्क और
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती हैं? एंड एक ऐसा एरिया असाइन करना जो वहाँ पे जो एनिमल तो जो वहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो आराम से रह सके, ठीक है, और उनके हेल्थ में या उनकी जो भी उनको कोई हंट ना कर सके, या उनके लिए उनकी जो मतलब वो आराम से रह सके, उनका ध्यान रखा जाए। और नेशनल पार्क यही होता है कि जो एनिमल्स हैं उनको फ्रीडम देना और उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना। तो नेशनल पार्क बनाए ताकि हम एनिमल्स को कंजर्व कर सकें, प्लांट्स को कंजर्व कर सकें। फिर हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए। बायोस्फीयर रिजर्व्स क्यों बनाए? ताकि हम तो हमारे आसपास की जो इन्वायरमेंट है उसका एक रेप्लिका होता है बायोस्फीयर रिजर्व में, यानी कि सारे प्लांट्स और एनिमल्स सब साथ में मिलते हैं आपको बायोस्फीयर रिजर्व में। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए ताकि देखो ये अलग अलग मेथड्स निकाले उन्होंने, ताकि एनिमल्स को, बर्ड्स को, ट्रीज़ को, अलग अलग स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट कर सके। और ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है, तो ताकि कोई उनको हंट ना करे, कोई उनका ट्रेड ना करे, या कोई पेड़ों को ऐसे ना काटे। और आजकल तो गवर्नमेंट ने एक और नया इनिशिएटिव लिया है, खैर अब तो पुराना हो गया, बट एक तो आप देखोगे पेड़ों के ट्रंक्स पे नाम लिखे, वो नंबर लिखे होते हैं, तो दे काउंट द नंबर ऑफ ट्रीज, एंड इफ़ एनीवन कट उसमें बीच में से सपोज ये ट्रीज है नंबर 1, ठीक है, नंबर 2, नंबर 3, तो सपोज एक इंसान ने बीच में से कोई वुड कटर है कुछ, बीच में से एक ट्री उसने काट दिया, तो जैसे वो काटेगा पता चल जाएगा, क्योंकि वो बार बार सर्वे तो होता रहता है। तो सपोज उसने एक ट्री काट तो 2 नंबर ट्री कट गया, तो उसके अगेंस्ट हो जाएगा। एक तो आजकल वो आ रहे हैं CCTV वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो अगर ट्रीज़ को काटते हैं उसके अगेंस्ट भी लॉज हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लेक्स ज़रूरी था, वेटलैंड्स ज़रूरी थे, और उन्होंने फिर अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाए ताकि लोगों को बता सके कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव आवर इन्वायरमेंट। विदाउट नेचर ह्यूमन बींग्स आर नथिंग। तो ये जितने भी इन्वायरमेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम्स बनाए, लॉज बनाए हंटिंग के अगेंस्ट, कि एनिमल्स या बर्ड्स को नहीं मारना है, प्लांट्स को, ट्रीज़ को कट नहीं करना है, ठीक है। और अभी तो नया इनिशिएटिव भी कर रहे हैं कि क्लीन इंडिया, क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, या अलग अलग जगहों पे अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, तो ताकि हम प्लांट्स को दोबारा से रिप्लेनिश कर सकें। देन देयर इज सिटीज़ करके एक वो था, एक ना, एक्चुअली दिस वाज अ कन्वेंशन और अ ट्रीटी दैट वाज साइंड बिटवीन अ लॉट ऑफ कंट्रीज। जिनोवा में हुई थी ये, ठीक है, 1973 के अराउंड आई गेस ये ट्रीटी साइन हुई थी, और 1975 में ये लागू कर दी गई थी, इफेक्टिव हो गई थी। अब इसके अंदर था क्या, इसकी फुल फॉर्म देखो क्या है, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो इसका मतलब क्या है, जो खतरे में है जो स्पीशीज उनको प्रोटेक्ट करना। तो ये कन्वेंशन थी या फिर ये ट्रीटी थी जो कंट्रीज में साइन हुई थी, और इसके अकॉर्डिंग एक लिस्ट निकली थी कि इस लिस्ट में जो उस लिस्ट में स्पीशीज़ के नाम थे उसके ऊपर ट्रेड प्रोहिबिट हो जाएगा, यानी कि किसी भी हालत में उन स्पीशीज़ पे ट्रेड नहीं होगा। अब इन्होंने कौन सी स्पीशीज़ के नाम लिखे होंगे उसमें? ऑब्वियसली देखो, इंडेंजर्ड यानी कि जो खतरे में, जो ख़त्म होने की कगार पे। तो इन्होंने कहा कि अभी ख़त्म ही ना हो जाए, उसके लिए इन्होंने एक लिस्ट बनाई जिसमें उन्होंने सबके नाम लिखे, जिसमें वो स्पीशीज़, जितनी भी स्पीशीज़ हैं उन सब के नाम लिखे, और उनके ऊपर एक लगा दिया कि ट्रेड प्रोहिबिटेड, कि मतलब ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड इन दीज स्पीशीज़। तो ये है हमारा पूरा नेचुरल कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ का, और इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। और आप मुझे बताइए कि कौन कौन सी स्पीशीज़ हमारी इंडेंजर्ड हैं और ख़त्म होने की कगार पे हैं, और यह मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड आई गेस दिस इज़ इट। So if you have liked this video, please like and subscribe Learners University, and please share it with your friends who are in 8th standard. Thank you and have a nice day.